नमस्कार। कृषि से जुड़ी जानकारियों से भरे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश का विकास युवा वर्ग से है और आज कृषि में भी युवा वर्ग धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं और इसमें व्यवसाय आजमा रहे हैं और बहुत अधिक उन्नति भी पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण है नई नई तकनीकों का ज्ञान। यदि आप भी इन तकनीकों के ज्ञान के द्वारा कृषि कार्य निरंतर करते रहते हैं तो निश्चित तौर पर उत्पादन स्तर बहुत अच्छा लिया जा सकता है। इन्हीं सभी जानकारियों को लेकर आता है हमारा ये कार्यक्रम कृषि दर्शन। आज ऐसी ही कुछ जानकारी हम आपको हमारे कार्यक्रम में देंगे, तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती और मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। अब देखते हैं कृषि के कुछ मुख्य समाचार। कृषि पंप के बिलों का भुगतान स्थगित, निगम को सौंपेंगे पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, अधिकतम उत्पादन हेतु फसल चक्र अपनाए किसान, सरसों फसल में एकीकृत कीट प्रबंधन और गेहूं को दीमक से बचाएं। प्रदेश में सूखे के कारण निर्मित स्थिति को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कृषि पंप उपभोक्ताओं से मार्च तक बिजली के बिल की वसूली नहीं की जाएगी। जिन किसानों की 50% से अधिक फसल क्षति हुई है, उनके स्थायी कृषि पंप हेतु अक्टूबर से जारी किए गए 6 माही बिल तथा बकाया राशि का भुगतान 31 मार्च 2016 तक स्थगित रखा जाएगा। इससे सरचार्ज भी नहीं लिया जाएगा। प्रदेश में लगभग 15 लाख किसानों को वितरण कंपनियों द्वारा 600 रुपए प्रति हॉर्स पावर की दर से बिल जारी किए गए हैं। निर्णय के अनुसार वितरण कंपनियों के राजस्व में होने वाली कमी की पूर्ति के लिए वितरण कंपनियों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले कार्यशील पूंजी ऋण हेतु सरकार की ओर से गारंटी प्रदान की जाएगी। पूंजी ऋण से ब्याज की भरपाई राज्य शासन द्वारा वितरण कंपनियों को की जाएगी। इस प्रकार से करीब 375 करोड़ रुपए की किसानों से वसूली राज्य शासन ने स्थगित की है। पशुपालन मंत्री कुसुम महदले ने कहा है कि प्रदेश के पशु प्रजनन क्षेत्रों को आदर्श क्षेत्र बनाने के लिए राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम को सौंपा जा सकता है। पशुपालन मंत्री ने कहा कि अभ्यारण्य में आवारा गाय भैंस होते हैं, लेकिन पशु प्रजनन प्रक्षेत्र में अच्छी नस्ल की गाय व भैंस होते हैं, जिससे बच्चों को किसानों को दिया जा सकता है। इसलिए गौ अभ्यारण्य बनाए जाने की मांग को उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अस्वीकृत कर दिया और तालाब में मछली पालन को फिर शुरू किए जाने पर विचार करने का आश्वासन दिया। फसल चक्र कीट प्रबंधन को एक प्रभावी तकनीक है। एक ही फसल को लगातार एक ही खेत में लगाने से कीटों को मनचाहा भोजन मिलता रहता है, जिससे फसलों के ऊपर कीटों का प्रकोप बढ़ता जाता है। कीटों से फसलों के बचाव खातिर आवश्यक रूप से फसल चक्र अपनाया जाना चाहिए। एक कुल की फसल के बाद दूसरे कुल की फसल बोए जाने से पिछली फसल के कीट इस फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अधिकतम उत्पादन के लिए फसल चक्र का अपनाया जाना नितांत आवश्यक है। रबी की तिलहनी फसलों में सरसों का प्रमुख स्थान है। वैसे तो सरसों की खेती सिंचित व असिंचित दोनों अवस्थाओं में की जा सकती है, परंतु सीमित सिंचाई की स्थिति में इसकी खेती अधिक लाभदायक होती है। शुरू से ही सरसों की खेती में सावधानी बरतकर कीट रोग रोकथाम की जानी चाहिए। सरसों की खेती गेहूं, चना, मटर तथा अन्य रबी फसलों के साथ मिश्रित रूप से करने से ज्यादा फायदा होता है। सरसों की बोनी समय पर करने से कई कीट रोगों की रोकथाम होती है। शीघ्र पकने वाली किस्मों का प्रयोग करने से सरसों को कीट व्याधियों से बचाया जा सकता है। एक ही खेत में हर वर्ष सरसों नहीं बोना चाहिए। दीमक गेहूं की फसल का सबसे खतरनाक शत्रु है। यह कीट फसल उगने से लेकर कटने तक की अवस्था में कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसका प्रकोप मुख्य रूप से हल्की, असिंचित, अर्धसिंचित एवं बलुई मिट्टी में अधिक होता है। दीमक से बचाव हेतु गेहूं बोने से पूर्व आवश्यक रूप से बीजोपचार करना चाहिए। 1 क्विंटल बीज के लिए 800 मिलीलीटर क्लोरोपाइरिफास दवा बीज उपचार हेतु प्रयोग में लाना चाहिए। खड़ी फसल में खेत में नमी रहने पर 4 लीटर क्लोरोपाइरिफास 25 किलोग्राम रेत में मिलाकर छिड़काव करने से दीमक की समुचित रोकथाम हो जाती है। किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सबसे पहले सरसों
मंदसौर में सरसों का न्यूनतम भाव रहा 3,200 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 4,310 रुपए प्रति क्विंटल। नीमच में न्यूनतम भाव रहा 2,500 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम 4,276 रुपए प्रति क्विंटल। सागर में न्यूनतम भाव रहा 3,475 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम 8,700 रुपए प्रति क्विंटल। सतना में न्यूनतम भाव रहा 3,500 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम 4,200 रुपए प्रति क्विंटल। अब बात करते हैं सोयाबीन की। आगर मंडी में सोयाबीन का न्यूनतम भाव रहा 2,970 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम 3,702 रुपए प्रति क्विंटल। खंडवा में न्यूनतम भाव रहा 2,700 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम 3,571 रुपए प्रति क्विंटल। सारंगपुर में न्यूनतम भाव रहा 3,150 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम 3,600 रुपए प्रति क्विंटल। राहतगढ़ में न्यूनतम भाव रहा 3,250 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम 3,450 रुपए प्रति क्विंटल। अंत में गेहूं। अजयगढ़ में गेहूं का न्यूनतम भाव रहा 1,525 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम 1,530 रुपए प्रति क्विंटल। बुरहानपुर मंडी में न्यूनतम भाव रहा 1,535 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम 1,576 रुपए प्रति क्विंटल। टिंडोरी में न्यूनतम भाव रहा 1,450 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव भी 1,450 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सीहोर में न्यूनतम भाव रहा 1,555 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम 1,800 रुपए प्रति क्विंटल। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। चना फसल में वर्तमान समय में जैसा मौसम है, इस मौसम में इल्ली का गंभीर प्रकोप होने की संभावना है और कई जगह इल्ली का प्रकोप हो रहा है। इल्लियों में बहुत सारी इल्लियां हैं जो चना फसल में मुख्य इल्ली लगती हैं। एक तो हरी अर्धकुंडित इल्ली का प्रकोप होता है, दूसरा चने की इल्ली, बहुत खतरनाक इल्ली है और इसके नाम पे ही इसका नाम भी चने की इल्ली है। ये दो इल्लियों का प्रकोप होता है। अब इल्लियों का प्रकोप जब होता है तो इल्ली
पौधे की प्रारंभिक अवस्था में जब पौधा होता है उसमें उसकी कलिकाओं को खाती है, पत्तियों को खाती है, और जब प्रकोप की अवस्था होती है, फूल अवस्था आती है, तो फूल को खत्म करती है, और फली अवस्था में फली के अंदर दाने को खत्म कर देती है। इससे सीधा सीधा उत्पादन पे नुकसान होता है। और औसतन अगर हम बात करें तो चने की इल्ली के कारण औसतन 10 से 15% उत्पादकता चने फसल की प्रभावित होती है। अब बहुत महत्वपूर्ण है कि इसका प्रबंधन हम कैसे करें। प्रबंधन के लिए किसान भाइयों, सर्वप्रथम हम समन्वित प्रबंधन की बात करें, सभी चीज़ों को मिला जुला कर प्रबंधन करेंगे तो लागत भी कम आ जाएगी, पर्यावरण का प्रदूषण भी कम होगा और उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी और लाभ भी हमें अधिक होगा। इसके लिए आवश्यक है कि हम 3 साल में एक बार ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, गर्मी के समय अप्रैल मई माह में। दूसरी बात, जब चने फसल की बुआई करें तो जो हमारा बीज दर है वो औसतन, अगर कटीला चना लगा रहे हैं तो 30 किलो, अगर काबुली लगा रहे हैं तो 35 से 40 किलो तक बीज पर्याप्त है। 1 एकड़ पे इतने बीज का इस्तेमाल हम करें। संभव अगर है तो हम अंतर्वर्ती फसल की बात करें, जैसे मौसम बदल रहा है, इल्लियों का प्रकोप भी ज़्यादा होगा, बहुत सारी समस्याएं हैं, उन सबसे बचने के लिए अगर हम अंतर्वर्ती फसल लेते हैं, चने के साथ अलसी, ये चने के साथ सरसों, 4 चांस चने के और 2 चांस अलसी के अगर इनको लेते हैं तो इल्ली का प्रकोप भी कम होता है और उत्पादकता में या लाभ में प्रति इकाई क्षेत्र से जो लाभ होता है वो भी अधिक प्राप्त होता है। इसके उपरांत किसान भाइयों, हम टी आकार की खूंटी 20 खूंटी एकड़ पे 10-10 मीटर के अंतराल पे खूंटी को लगा दे। टी आकार की खूंटी, एक सीधी खूंटी और एक उसमें आड़ी खूंटी, जिसे टी बोलते हैं। और ये जो फसल है, खूंटियां हैं, ये करीब 1 से 1.5 बित्ता ऊंचाई पे हों फसल की, तो इस खूंटियों पे इल्लियां बैठती हैं और जैसे इल्ली चलती है, चिड़िया बैठती है खूंटियों के ऊपर, और जैसे इल्ली चलती है वो चिड़िया इल्लियों को ख़त्म कर देती है। सबसे बड़ी बात है कि आज हम पर्यावरण प्रदूषण की बात कर रहे हैं, जैविक खेती की बात कर रहे हैं, तो हमें दवाओं का इस्तेमाल अंतिम विकल्प के रूप में किसान भाइयों रखना है। अंतिम विकल्प क्या है? जब कीट अपनी आर्थिक क्षति स्तर को ऊपर जाता है। अब इस आर्थिक क्षति स्तर को कैसे नापें? इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करें। इस ट्रैप में ल्योर होता है जिससे मादा कीट की गंध आती है। इस गंध के कारण नर कीट आकर्षित होता है और उसमें आके फंस जाता है। अगर एक दिन में 10 कीट, नर कीट जो फंस रहे हैं, तो ये मान लीजिए दवा डालने का उचित समय है। दूसरा एक काम ये और करता है जो फेरोमोन ट्रैप होता है कि अगर नर कीट सब फंस जाएंगे तो मादा से मेटिंग नहीं होगा मादा कीट से, और जब मिलाव नहीं होगा तो अंडे का उत्पादन कम हो जाएगा, मादा बाँझ हो जाएगी, अपने आप से इल्लियों का नियंत्रण होगा। तीसरा एक तरीका और है कि जब हम इस कीट की आर्थिक स्थिति को देखते हैं कि हम 1 मीटर की दूरी में, पंक्ति की दूरी में चने के पौधे को देख लें और उनको हिला के देखें, अगर 2 या 2 से अधिक इल्लियाँ दिखाई दें तो ये मान लीजिए दवा डालने की आवश्यकता है। अगर 2 इल्लियों से कम आ रही हैं तो दवा डालने की आवश्यकता नहीं है। अब बात आती दवाओं की, तो हमारे पास किसान भाइयों जैविक दवाएं विकल्प के रूप में हैं, रासायनिक दवाएं हैं, वानस्पतिक दवाएं भी हैं। जैविक में हम NPV, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोसिस वायरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। 100 LE 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। हम जैविक में BB का इस्तेमाल कर सकते हैं जो बिवेरिया बैसियाना के नाम से आता है। इसकी 500 ml मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। हम बैसिलस थुरिजिएंसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी 400 ग्राम मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। ये तीनों जैविक कीटनाशक हैं। अगर इसको हम इस्तेमाल करते हैं तो इल्ली अपने आप से प्रबंधित होती है। रासायनिक में हम नीम की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 लीटर गोमूत्र, उसमें 1 किलो नीम की पत्ती को रख लें, करीब 25-30 दिन तक सड़ा लें और इसके बाद इसको 100 ग्राम लहसुन कूच के डाल दें, इसको उबाल दें ताकि इसकी मात्रा आधी बचे। जब आधी बचे तो इसको 100 से 150 ml एक पंप में मिला के डालिए, 15 लीटर पानी में घोल के, जो इल्ली होगी खत्म हो जाएगी। ये हमारे जैविक विकल्प हैं। रासायनिक दवाओं में हमारे पास हैं, हम क्विनाल्फास का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम क्लोरोपाइरीफास का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ट्राइजोफास का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम प्रोपेनोफास का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान प्रश्न मंच, गुरुवार शाम 7:30 पर। DD किसान, बदलते भारत की शान। हम आ रहे हैं आपके गांव।
सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट काम। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाई, आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं उसमें आपको ये बताना चाहेंगे कि आप खेती के बाद जो अनाज पैदा करते हैं उसका अपेक्षित लाभ आपको मिल नहीं पाता है। ये बड़ी स्पष्ट है। अनाज पैदा आप करते हैं, मेहनत आप करते हैं, लेकिन जो लाभ आपको मिलना चाहिए आपके परिश्रम के अनुसार, आपकी लागत के अनुसार, वो आपको नहीं मिल पाता है। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आखिर वो जो पैदा आपने किया अनाज, उसकी कीमत कैसे बढ़ा के आपको वो लाभ, अपेक्षित लाभ आपको मिले। ज़रूरत इस बात की है कि जो आपने अनाज पैदा किया उसका मूल्य संवर्धन, उसको हम कहते हैं कि मूल्य संवर्धन, मतलब कि उसकी कीमत को गांव के स्तर पे ही कैसे बढ़ाई जाए। आपको समझना चाहिए कि केवल थोड़ी सी उसमें प्रसंस्करण जिसको बोलते हैं, प्रसंस्करण का मतलब होता है कि साफ सफाई, ग्रेडिंग, भंडारण और उसका प्रसंस्करण। प्रसंस्करण मतलब और थोड़ा सा हम ये बताना चाहेंगे कि प्रसंस्करण का अर्थ तात्पर्य होता है कि उसके अनाज के रंग, रूप और आकार को अगर बदल दिया जाए तो निश्चित रूप से उसकी कीमत बढ़ जाएगी। अब हम आपको एक थोड़ी सी बात हम आपको समझाना चाहेंगे। जैसे आप चना पैदा करते हैं, पहले ज़रूरत इस बात की है कि अगर आप चना सीधे बाज़ार में बेचेंगे तो उसकी अपेक्षित मूल्य आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम मूल्य मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा उसको सफाई करके और ग्रेडिंग करके अगर आप उसको बाज़ार में बेचें तो निश्चित रूप से जो पहले की तुलना में आप सामान्य रूप से जो बाज़ार में आप चना बेच रहे हैं उसकी तुलना में जो ग्रेडिंग किया हुआ जो चना होगा, ग्रेडिंग किया हुआ जो मसूर होगा, ग्रेडिंग किया हुआ जो अन्य उत्पाद आपके हैं, उसकी कीमत निश्चित रूप से ज़्यादा लगेगी। तो क्यों ना हम मिनिमम प्रोसेसिंग इसको बोलते हैं, न्यूनतम प्रोसेसिंग करके, सफाई और ग्रेडिंग करके तब हम बाज़ार में बेचें ताकि हमको कुछ लाभ मिल सके। उसके बाद हम थोड़ा सा और अगर हम प्रोसेसिंग करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने बताया उसको प्रसंस्करण करते हैं, जिसमें रंग, रूप और आकार बदलना। जैसे कि चना है, चना का अगर हम चना जैसे है, चना को हम अगर ऐसे बेचेंगे तो उसकी कीमत कम होगी। अगर उसी चना को हम इन छोटे छोटे मशीनों के द्वारा उसको दाल बना लेते हैं, दाल बनाने का मतलब कि उसका रंग और रूप बदल दिए। चना एक था, दाल बना तो दो बन गए और उसके छिलके निकल गए, तो उसकी कीमत आपको चना की तुलना में जो दाल की कीमत होगी वो कम होगी। इसी तरह से ये चना का दाल बन गया। उसी तरह से अगर फिर चना को और प्रोसेस कर दें, दाल को और प्रोसेस कर दें तो क्या बन जाएगा? चने का आटा, जिसको हम बेसन बोलते हैं। अगर हम बेसन बना के बेचेंगे तो अगर फिर तुलना करें तो चना की में तो ये बेसन का आप देख रहे होंगे, ये बेसन है चने इसी ये छोटे से मशीन में जिसको ये दाल मिल बोलते हैं, मिनी दाल मिल बोलते हैं, उसी के द्वारा ये दाल बनाने के बाद इस मशीन में इसको दूसरे मशीन में इसको दाल बेसन तैयार कर लिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम इन छोटे छोटे मशीनों से, मिनी दाल मिल है, ग्रेन मिल है, पल्स और उसका आटा मिल है, उसमें अगर हम इन जो पैदा किए हैं, जो अनाज पैदा किए, चाहे वो मसूर है, चाहे वो आपका ये चना है, चाहे आपका वो अरहर है,
तुअर को भी हम अगर इस तरह से करके उस तुअर के लिए थोड़ा सा पहले उसको भिंगाते हैं, भिंगाने के बाद उसको सुखाने के बाद उसको इस मशीन में उसको डालने के बाद उसको तोड़ते हैं, और उसके बाद जब दूसरी बार उस मशीन से पार करते हैं तो चने का छिलका बिल्कुल ये मसूर का और इसका जो तुअर का जो छिलका है बिल्कुल साफ हो जाता है। इस तरह से आपकी कीमत बढ़ाई जा सकती है। तो जितने भी अनाज हैं उन अनाजों का मैं किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि सीधे बाजार में ना बेचें। ज़रूरत इस बात की है कि मेहनत आप कर रहे हैं, आप पसीने आप बहा रहे हैं, तो जितने कम समय में जो अपेक्षित लाभ आपको मिलना चाहिए वो अपेक्षित लाभ अगर वो बनिया व्यापारी ले रहा है वो अपेक्षित लाभ आपको मिलना चाहिए। तो किसान भाइयों, आपसे हमारा अनुरोध है कि आप अपने जो उत्पाद हैं उसको छोटे छोटे मशीनों के द्वारा आप गांव के स्तर पे ही उसको प्रसंस्करण करके आप जब बाजार में उसको बेचेंगे निश्चित रूप से आपको अपेक्षित लाभ मिलेगा। आप जो मेहनत करके जो अनाज पैदा कर रहे हैं उसकी उचित कीमत मिलेगी। उसके लिए अब मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँ कि ये जो छोटे छोटे मशीन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन मशीनों को आप गाँव के स्तर पे स्थापित कर सकते हैं। गांव में कोई एक उद्यमी जो कि इसको धंधे के रूप में शुरू करना चाहता है उसको शुरू करके और गांव के लोग उस मशीन में उसको उसके यहाँ एक मिनिमम किराया देके अपने अनाज को प्रसंस्कृत करके और तब बाजार में बेचे तो उसकी अपेक्षित लाभ मिलेगी। बाजार में बेचने के लिए आजकल आप देखते हैं छोटे छोटे पैकेट से लेके बड़े बड़े पैकेट तक ये पैकेट बनाने वाली मशीन एक छोटी सी आती है, उस मशीन में पैकिंग करके आप इसको बाजार में बेच सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने उत्पाद का मूल्य संवर्धन करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको अपेक्षित लाभ मिलेगा। धन्यवाद। शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से, रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, हमारे कार्यक्रम में दी गई जानकारियाँ आप सभी को कैसी लगती हैं, आप हमें पत्र द्वारा अवश्य सूचित करें। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल, पिन 462013। तो किसान भाइयों, अगले अंक में कुछ और कृषि संबंधी जानकारियों के साथ हम एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।